हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है BES 126 नॉलेज एंड करिकुलम। कुछ यूनिट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो वीडियोस है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। BES 126 कोर्स कोड है अकॉर्डिंग टू इग्नू। एंड अगर आप KU से, CRSU से या फिर DU से कहीं से भी अगर आप बीएड कर रहे हो तो ये वाला जो आपका सिलेबस का पार्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम जो आपकी बुक है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो हर स्टूडेंट के लिए जो बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में अपीयर हो रही है, उन सब के लिए ये वीडियो इक्वली हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम आज देख रहे हैं यूनिट 7 जिसका नाम है करिकुलम डिज़ाइनिंग। एंड अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है डिफाइनिंग करिकुलम प्लानिंग से। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करना चाहूँगी, उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो यूनिट है अच्छे से कराना चाहूँगी। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जून 2018 में, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेज। एक बार पूछा गया डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑन करिकुलम प्लानिंग। एक बार पूछा गया एक्सप्लेन टाबाज मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, क्योंकि इसमें मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग भी है, तो टाबाज मॉडल पूछा गया था जो आपका पार्ट वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें। एक बार आपका पूछा गया एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एट ईच स्टेप। एक बार आपका पूछा गया टीचर एज अ करिकुलम प्लानर, जो पार्ट्स वाला होता है उसमें, कि टीचर एज अ करिकुलम प्लानर को आप डिफाइन कीजिए। एक बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है सपोज यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल लर्नर एंड सजेस्ट द वेज थ्रू विच यू विल इंक्लूड दैम इन करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये सब तमाम क्वेश्चंस आपके यूनिट 7 से पूछे गए हैं। तो कहना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला यूनिट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। करते हैं क्लास स्टार्ट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है डिफाइनिंग करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। अगर मैं बात करूँ करिकुलम डेवलपमेंट की या करिकुलम की, तो प्रीवियस जो आपकी यूनिट है ना उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि क्या करिकुलम होता है और क्या डिफरेंस होता है एक सिलेबस में, एक करिकुलम में। तो वो इसका बेस है, ठीक है। तो डिफाइनिंग करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग हम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो या चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। Curriculum planning and designing is a process in which participants at different levels take decisions about the goals of learning, decide about the teaching learning situations by which these may be achieved, and whether the methods and means adopted are effective. तो curriculum planning and designing क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग लेवल पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो लर्निंग का अधिगम का गोल है, उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए। गोल ऑफ लर्निंग के बारे में डिसीजन लेते हैं और क्या डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस होनी चाहिए, किस तरीके से टीचिंग लर्निंग सिचुएशन हमें रखनी चाहिए जिससे जो भी हमारे गोल्स है उसको हम अचीव कर सके, जिससे जो लर्निंग है वो हो सके। या फिर किस तरीके के हमें जो मेथड्स है, किस तरीके की जो गतिविधियां है वो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि लर्निंग जो है या फिर जो हमारे उद्देश्य है या टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस है वो ईजिली हम अचीव कर सके और इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड ओपन इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय बेम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक आप देख सकते हो किस तरीके से जो बीन है उन्होंने करिकुलम प्लानिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में रिलेशनशिप शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो। आगे देखते हैं, कहा है कि द अबव फिगर एक्सप्लेन्ड करिकुलम प्लानिंग एज अ जेनरिक कंसेप्ट दैट में डिस्क्राइब एक्टिविटी ranging from the identification of broad goals to the description of possibilities for specific teaching learning situation। तो कहा गया है कि करिकुलम प्लानिंग ना एक जेनरिक या फिर आप कह सकते हो बहुत ही विस्तृत कंसेप्ट है जिसके अंदर
जो ब्रॉड गोल्स है वो सब तो शामिल होते ही है, जो हमें हमारे ब्रॉड जो बड़े हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स है कह सकते हो, या फिर हमारे जो ब्रॉड गोल्स है वो तो हमें आइडेंटिफाई करने ही होते हैं। साथ में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस है उनको भी हम डिस्क्राइब करते हैं, उन सब को भी हम देखते हैं। द ब्रॉड गोल्स ट्रांसलेटेड आर इनटू अ कोऑर्डिनेटेड एंड कोहेरेंट प्रोग्राम ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो ब्रॉड गोल्स होते हैं, जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं जो आप एक क्लास के अंदर इसको अचीव नहीं कर सकते। एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप बनाते हो, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं तो उनको आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक क्लास में या एक पीरियड में अचीवेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्रॉड गोल्स है ना, उन्हीं को इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, उन्हीं को इस लर्निंग एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में कोऑर्डिनेट एंड कोहेरेंट प्रोग्राम में बच्चों को सामने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में, लर्निंग सिचुएशंस के फॉर्म में लाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। आगे कहा गया है कि अलेक्जेंडर जो है उन्होंने डिफाइन किया है करिकुलम डिज़ाइन को। क्या कहा उन्होंने करिकुलम डिज़ाइन के बारे में? कहा कि करिकुलम डिज़ाइन ना जो है वो इट इज़ अ पैटर्न और फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा पैटर्न है, या कह सकते हो कि ऐसा फ्रेमवर्क है, या फिर कह सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर which is used in selecting, planning and carrying forward educational experiences in the school। जो भी हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, जो भी हमारे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपको स्कूल में प्रोवाइड करने हैं, वो कौन कौन से हो उसका सिलेक्शन करना, उनका प्लान करना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? करिकुलम डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर। नेक्स्ट कहा गया कि डिज़ाइन इज दस द प्लान दैट टीचर फॉलोज इन प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, दस करिकुलम डिज़ाइन बिकम्स द पार्ट ऑफ करिकुलम प्लानिंग। तो डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन एक ऐसा प्लान है जिसको हर एक टीचर फॉलो करती है। कोई भी अगर लर्निंग एक्टिविटी वो अपने बच्चों को गतिविधियाँ कुछ भी चीज़ पढ़ा रही है, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रही है पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, तो जो भी प्लान एक टीचर फॉलो करती है वो सब आपका किसके अंदर आ जाता है? डिज़ाइन के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन जो है ना वो करिकुलम प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है इन 1949 रेल्फ टेलर समड अप करिकुलम डिज़ाइन इनटू 4 सिंपल स्टेप्स। अब वो 4 सिंपल स्टेप्स कौन कौन से हैं? उन्होंने बेसिकली 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो 4 क्वेश्चंस क्या है देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला कहा है कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। तो कौन कौन से ऐसे अधिगम या फिर कौन कौन से ऐसे जो शैक्षणिक उद्देश्य होने चाहिए जो एक स्कूल अटेन करवाना चाहता है या अटेन करना चाहता है। सो आगे कहा गया है कि हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सेलेक्टेड विच आर लाइकली टू बी यूजफुल इन अटेनिंग दीज पर्पसेस। अब सेकंड क्वेश्चन ये कहा गया है कि किस तरीके के, कैसे हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें सेलेक्ट करने चाहिए जिसके ज़रिए हम जो पर्पस है, जो अभी हमने फ्रेम किया है, जो पर्पस हमने चाहा है कि हम इसको अटेन करें, उसमें वो हेल्पफुल रहे, उसमें वो यूज़फुल रहे। तो इस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करने का कार्य। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। तो एक प्रभावशाली अनुदेशन के लिए, एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन के लिए किस तरीके से हमें अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना है और किस तरीके से बच्चों के सामने पेश करना है, कैसे पेश करना है, तो वो सारी चीज़ें भी किसके अंदर आ जाती है? करिकुलम डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं या अकॉर्डिंग टू रेल्फ टेलर पढ़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने बताया कि द प्लानिंग ऑफ द करिकुलम टेक्स प्लेस एट मैनी लेवल्स। बहुत सारे लेवल पर जो प्लानिंग है ना करिकुलम की वो होती है। इन द फॉलोइंग सेक्शन, अब आगे हम लेवल्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग ही पढ़ेंगे। बताया गया है कि बीन ने कहा कि करिकुलम जो है ना आपका करिकुलम प्लानिंग जो है ना वो उसके 7 लेवल्स बताए गए हैं कि ये 7 लेवल्स पर होती है, जिसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, स्कूल सिस्टम वाइड लेवल, बिल्डिंग लेवल, टीचर टीम लेवल, इंडिविजुअल टीचर लेवल एंड द क्लासरूम लेवल। तो ये 7 लेवल उन्होंने बताए हैं और वन बाय वन एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में बताया है कि प्लानिंग एट दिस लेवल इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू डिस्कस एंड डेवलप अ करिकुलम दैट मीट्स द डिमांड्स। तो कहा गया है कि इसके अंदर ना वो सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्लान करने के लिए, जो अलग अलग डिसिप्लिन या अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आप उनको कह सकते हो अक्रॉस द कंट्री।
ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही, अक्रॉस द कंट्री हमें वो एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जो प्लान करते हैं और डेवलप करते हैं करिकुलम, जो एंड डेवलप अ करिकुलम दैट मीट्स द डिमांड्स, जो डिमांड्स है उन सबको मीट कर सके, इस तरीके का करिकुलम जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये बात हो रही है किसकी, नेशनल लेवल की। द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस एट द नेशनल लेवल आर। अब कौन कौन से स्टेजेस है, हर एक स्टेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके बारे में, नेशनल लेवल के बारे में। पहली बात कही कि आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज़ प्लान करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें ये जानना है कि क्या हमें सब्जेक्ट मैटर बनाना है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले प्लान करनी है। सेकेंड पे आ जाता है डिसाइडिंग ऑन अ सीक्वेंस इन विच द सब्जेक्ट मैटर मे बी टॉट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट एक्सेट्रा। अब सीक्वेंस, जब हमने ये पता लगा लिया कि ये वाला सब्जेक्ट मैटर है या फैक्ट है या प्रिंसिपल है या कंसेप्ट है, ये हमें रखना है अपने करिकुलम के अंदर, नेक्स्ट हमें डिसाइड करना है कि किस सीक्वेंस में हम सब्जेक्ट मैटर को पेश करेंगे, कैसे हम स्पेसिफिक टू जनरल की ओर मूव करेंगे, किस तरीके से हम ईजी टू डिफ़िकल्ट या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, आसान से जटिल की, सरल से जटिल की ओर या सरल से कठिन की ओर किस तरीके से, ये जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं उनके बारे में बात कही गई है। थर्ड जो आपका, ये कह सकते हो आप, थर्ड जो स्टेप बताया है वो बताया है रिकमेंडिंग एक्टिविटीज थ्रू विच लर्नर्स माइट बेस्ट लर्न द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मैटर या फिर जो भी हमारा कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, सेकंड नंबर पर हमने एक सीक्वेंस बना लिया कि किस तरीके से ये जो सब्जेक्ट मैटर है हम वो बच्चों के सामने पेश करेंगे। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया कि वो सारी एक्टिविटीज़ रिकमेंड कर दी कि जिसके माध्यम से जो भी बालक है वो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट मैटर को सीख सकेगा, उसका अधिगम हो सकेगा। अब उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी मेथड्स है उसमें एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन एक्सेट्रा सब शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिस्टिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल्स फॉर फर्दर स्टडीज इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। उसके बाद सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी बताए गए कि इसके अगर आप और ज़्यादा आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर रिकमेंड कुछ कर देते हैं, बुक्स के नाम या फिर साइट्स के नाम, तो वो सारी सप्लीमेंट्री मटेरियल भी फॉर फर्दर स्टडीज़ भी देना। नेक्स्ट कहा गया है सजेस्टिंग टेस्ट्स दैट लर्नर्स माइट टेक टू चेक देयर प्रोग्रेस। अब कोई भी आप चैप्टर देखते हो, कोई भी आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर देखते हो, हिंदी का पार्ट देखते हो, तो उसके पीछे आप लोगों को चेक द प्रोग्रेस के लिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहे वो क्वेश्चंस देखने को मिले, चाहे वो आपको फिलअप्स देखने को मिले, चाहे वो आपको मैच द फॉलोइंग या कोई और अन्य चीज़ आपको देखने को मिले, तो वो सब किस चीज़ के लिए है, बच्चों के इवेल्यूशन के लिए है, फॉर चेकिंग देयर प्रोग्रेस है। तो सजेस्टिंग टेस्ट, अब वो जो टेस्ट प्रोवाइड करना है उसको भी सजेस्ट करना। तो ये सारे तमाम हम पढ़ रहे हैं, ये सारे लेवल्स फॉलो होते हैं करिकुलम प्लानिंग में एट नेशनल लेवल। आफ्टर करिकुलम इज डेवलप्ड इट इज़ गिवन इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही करिकुलम जो डेवलप होता है अब वो किसके हाथ में जाता है, एक अध्यापक के हाथ में जाता है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले प्लानिंग होती है उसके बाद ही तो इम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो प्लानिंग करने के बाद, करिकुलम प्लान करने के बाद वो सीधा जाता है टीचर्स के हाथ में फॉर इम्प्लीमेंटेशन। द एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ एमएचआरडी is the national level agency involved in selection and organization of knowledge in schools and bring out as national curriculum framework। तो एनसीईआरटी के अंदर ही एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ एमएचआरडी। ये नेशनल लेवल एजेंसी है जो इन्वॉल्व है किसमें, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन स्कूल्स, और साथ में जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको भी लाने में। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट लेवल, सेकेंड नंबर पे आ जाता है स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पर आप लोग देख सकते हो कहा गया है कि अ कमिटी कंप्राइजिंग अ ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स। अब ग्रुप ऑफ कमिटी होती है उसमें जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स होते हैं, कुछ शिक्षा शास्त्री होते हैं। अब उन शिक्षा शास्त्री में कौन होते हैं, अब यहाँ पर नेशनल लेवल की, पूरे देश के स्तर की बात नहीं हो रही, पूरे राष्ट्र के लेवल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है स्टेट लेवल की, एक राज्य के लेवल की बात हो रही है।
तो यहाँ पर कहा कि एक कमेटी कंप्राइज होती है जिसके अंदर कुछ शिक्षा शास्त्रियों का समूह होता है। उनके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, उनके अंदर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं और उनके अंदर आ जाते हैं साथ में करिकुलम कोऑर्डिनेटर्स एक्सेट्रा। Under the state education department undertakes the task to recommend what ought to constitute the overall curriculum across the state, keeping in mind the state requirements. अब यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि क्या हमें जो ओवरऑल करिकुलम है उसको हम किस तरीके से क्या क्या हमें रिकमेंड करना है अक्रॉस द स्टेट, और जो भी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके का हमें करिकुलम जो है वो बच्चों तक पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें या सारे जो डिसीजंस होते हैं ये होते हैं स्टेट लेवल पर। वाइल डेवलपिंग अ स्टेट लेवल करिकुलम गाइडलाइंस आर एडोप्टेड फ्रॉम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब भी स्टेट लेवल करिकुलम पर हम कुछ चीज़ डेवलप कर रही है तो जो गाइडलाइंस है वो कौन सी फॉलो होती है, एनसीएफ की गाइडलाइंस फॉलो होती है। देन स्टेट लेवल पर जो करिकुलम प्लानिंग है वो की जाती है। आ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं थर्ड पर। थर्ड लेवल है सिस्टम वाइड लेवल। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल करिकुलम प्लानिंग। अब सिस्टम वाइड के अंदर क्या है, अभी आपने पढ़ा नेशनल, फिर आपने पढ़ा स्टेट, स्टेट के बाद आपका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर जो आपकी तहसील है वो। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल करिकुलम प्लानिंग विच इज़ डन बाय द टीम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल लेवल टीचर्स एंड डिस्ट्रिक्ट करिकुलम कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर स्टेट के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सिस्टम वाइड लेवल में, जिसमें कहा गया कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं। करिकुलम प्लानिंग के अंदर जो एक टीम होती है उसमें एलिमेंट्री लेवल के, एलिमेंट्री आप लोगों को पता है पहली से 8वीं के कक्षा के जो भी अध्यापक है, मिडिल और जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हाई स्कूल, और ये सारा आपके टीचर्स इंक्लूड होते हैं, और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट करिकुलम कोऑर्डिनेटर भी होते हैं शामिल। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन करिकुलम इश्यूज अफेक्टिंग द होल डिस्ट्रिक्ट। अब ये रिफ्लेक्ट किस चीज़ पर करते हैं, जो भी करिकुलम इश्यूज, जो भी ऐसे करिकुलम के मुद्दे हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, तो उन सब के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। द कमेटी कंसिडर्स फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल फाइनलाइजिंग द करिकुलम। कमेटी कौन कौन से क्वेश्चंस को कंसिडर करती है व्हाइल फाइनलाइजिंग द करिकुलम, वो देख लेते हैं आप। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वो तमाम क्वेश्चंस जो ध्यान में रखे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि कौन कौन सी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऐसे आइडियाज़ है जो रेफ़र करने चाहिए करिकुलम प्लानिंग कमेटी में, या फिर कौन से ऐसे मेथड्स फॉलो करे जाए जिसमें जो फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिटीजन्स वो हो सके। विच इश्यूज़ द करिकुलम कमेटी कुड क्लासीफाई एज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कंसिडरेशन। तो ये तमाम क्वेश्चंस है कुछ जो ध्यान में रखे जाते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। तो फोर्थ लेवल आप लोग देख सकते हो जो है बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन लेवल। इसमें कहा है कि अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर्स एंड लर्नर्स वर्क टुगेदर ऑन द पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस that the students encounter while undertaking any academic activities। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेवल, यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्कूल के लेवल की बात हो रही है, स्कूल स्तर की बात हो रही है। हम नेशनल लेवल की बात कर चुके हैं, हम स्टेट लेवल की बात कर चुके हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर चुके हैं, अब आ गए हैं हम कहाँ पर, बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन लेवल की। एक पूरी संस्था या स्कूल की बात हो रही है। तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर पेरेंट्स, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर्स और लर्नर्स, ये सब मिल करके बात करते हैं। या फिर जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जो भी पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंसेस है या जो भी बच्चा फेस करने वाले हैं उन सब के बारे में। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज हिडन करिकुलम सिंस दीज फीचर्स टू रिजल्ट इन लर्निंग दे नीड टू बी कंसिडर्ड इन कॉन्शियस एफर्ट्स टू प्लान द करिकुलम। तो ये सारा है ना, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं हिडन करिकुलम के अंदर। आप लोगों को पता होगा, अगर प्रीवियस यूनिट पढ़ी होगी तो 3 तरीके के जो आपके करिकुलम है वो होते हैं। पहला होता है आपका ओवर्ट करिकुलम जिसको आप एक्सप्लिसिट करिकुलम या फिर इंटेंडेड करिकुलम के नाम से जानते हो। दूसरा आपका हो जाता है हिडन करिकुलम जिसको आप अनइंटेंडेड या अननोटिसेबल करिकुलम या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम के नाम से जानते हो। थर्ड वन हो जाता है आपका नल करिकुलम। तो इसको हिडन करिकुलम के अंदर माना गया है क्योंकि सिंस दीज फीचर्स टू रिजल्ट इन लर्निंग दे नीड टू बी कंसिडर्ड इन कॉन्शियस एफर्ट्स टू प्लान दी करिकुलम। नेक्स्ट आ जाता है आपका टीचर टीम लेवल। अब टीचर लेवल पर आ जाते हैं। टीचर टीम लेवल में क्या हुआ, यहाँ पर टीचर टीम की बात हो रही है, तो मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स आर इन्वॉल्वड हियर। Here, a group of teachers representing different subjects areas come together to develop a unit. It is also called interdisciplinary
करिकुलम प्लानिंग मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स इसमें साथ में प्लान करती है, अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स हो सकती है और वो एक यूनिट का निर्माण करती है, टू डेवलप अ यूनिट, एक यूनिट की तरह है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम प्लानिंग कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि अगर जो प्लानिंग हो रही है वो सिर्फ मैथ्स के ही ग्रुप ऑफ टीचर्स, अलग अलग जो क्लासेस के मैथ्स टीचर है वही कर रही है, या फिर हिंदी के टीचर्स ही कर रही है। यहाँ पर जो प्लानिंग हो रही है वो हिंदी का टीचर भी कर रहा है, मैथ्स का टीचर भी कर रहा है, इंग्लिश का टीचर भी कर रहा है। तो इसको ही कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब अक्रॉस द करिकुलम या अक्रॉस द सब्जेक्ट एरिया जो करिकुलम प्लानिंग हो रही है वो होती है। सिक्स्थ आ जाता है इंडिविजुअल टीचर लेवल। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, नाम से आपको पता चल रहा है। इन दिस केस अ टीचर ट्राइज टू मेक डिसीजन अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट द टीचर वुड लाइक अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स टू लर्न। अब यहाँ पर एक टीचर डिसाइड करती है, जैसे आप लोग हो, आप डिसाइड करते हो अगर आप वर्किंग हो और टीचर हो, कि कौन से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और क्या हम चाहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ लर्नर्स है वो सीखें पर्टिकुलर चैप्टर के बाद, पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। तो वो सारी चीज़ें एक टीचर जो है वो डिसाइड करती है। शी डेवलप्स अ सेट ऑफ प्लान्स फॉर यूज़ ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। तो एक प्लान लेकर के चलती है, जिसको आप लेसन प्लान भी कह सकते हो, जिसको में आप यूनिट प्लान भी कह सकते हो। जो लेसन प्लान है वो आपका डेली बेसिस पर हो सकता है, जो आपका यूनिट प्लान है वो आपका वीकली बेसिस पर हो सकता है। तो वो एक डेवलप करती है, सेट ऑफ प्लान्स डेवलप करती है एक टीचर। व्हाइल डिजाइनिंग अ प्लान फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। आप कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक टीचर को ध्यान रखने चाहिए प्लान करते वक्त, तो वो है सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स, कि बच्चों की जो है विशेषता वो कैसी है, बच्चे का लेवल क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़, किस तरीके से हमें जो एक्टिविटीज़ है उनका सीक्वेंस रखना है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेरियस लर्निंग मटेरियल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेरियस लर्निंग मटीरियल्स, कि जो भी हमारे लर्निंग मटीरियल्स है उसको हम किस तरीके से यूज़ करें। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, जो है आपका cooperative curriculum planning level. So here the teacher guides a group of learners to formulate plans as to how they might study a particular topic. अब यहाँ पर टीचर क्या करती है, ग्रुप ऑफ लर्नर्स जो बच्चों है ना, उन बच्चों के समूह को या क्लास को आप कह सकते हो, उनको गाइड करती है कि किस तरीके से वो प्लान कर सकते हैं एज टू हाउ दे माइट स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो किस तरीके से एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टीचर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इग्नोर करती है। बच्चों को सही तरीका नहीं पता होता पढ़ने का, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो चीज़ गाइड करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। द टीचर एंड लर्नर्स वर्क टुगेदर टू डिसाइड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाट, how, who, where and when questions regarding the unit they are working at। तो टीचर और लर्नर साथ में काम करें, साथ में डिसाइड करें कि किस तरीके से कैसे क्या यूनिट में जो भी काम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि जो लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट 7.3.2 जो आपका टॉपिक है वो आप देख सकते हो, लर्नर इन्वॉल्व्ड इन करिकुलम प्लानिंग। तो लर्नर जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व्ड है करिकुलम प्लानिंग में वो भी देख लेते हैं। सॉरी, कहा गया है कि क्रग एंड वेस्किन एंड पैरिश popularized the involvement of learners in curriculum planning and designing, but it is the critics felt that the learners should have no say in the curriculum planning as they are not as knowledgeable and hence cannot participate intelligently। तो जो कुछ आपके जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स का, जो बच्चे हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में होना ज़रूरी है, लेकिन जो आलोचना करते हैं, जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि लर्नर्स का करिकुलम प्लानिंग में इतना रोल नहीं होना चाहिए, या फिर वो करिकुलम प्लानिंग का हिस्सा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती या फिर वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि वो करिकुलम को प्लान कर सके या इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट कर सके इन करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। According to Bain, presented the possibilities for planning by teachers alone, learners alone or both cooperatively। लेकिन बेन ने कहा है कि किस तरीके से जो टीचर्स है वो भी प्लान कर सकती है, लर्नर अलोन भी प्लान कर सकते हैं और कॉपरेट करके भी प्लान कर सकते हैं। दे हैव डिस्क्राइब्ड यूनिट प्लानिंग एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज विद इन ईच कॉम्पोनेंट। द टीचर में डिफाइन a range of objectives and number of content items, activities, resources and measuring devices related to them. Learners could then be involved in selecting from any one or more possibilities in each component. For example, अब यहाँ कहा गया है कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को इन्वॉल्व किया जा सकता है करिकुलम प्लानिंग में।
तो कहा गया है कि टीचर क्या कर सकती है, वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फिर कंटेंट आइटम्स या एक्टिविटीज़ जो है, जो भी बच्चों को पढ़ाना है, या रिसोर्सेज है या मेजरिंग डिवाइसेस है, उन सब को बच्चों के सामने डिफाइन कर सकती है या रख सकती है। और बच्चे क्या कर सकते हैं, लर्नर्स कुड देन बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग फ्रॉम एनी वन और मोर पॉसिबिलिटी इन ईच कंपोनेंट। तो बच्चे भी उनके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज कुड बी डन बाय द टीचर। अब किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं करिकुलम प्लानिंग में, प्लान करने में कि किस तरीके से क्या हमें पढ़ना है। टीचर क्या कर सकती है, टीचर ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर सकती है। एंड लर्नर्स क्या कर सकते हैं, लर्नर्स चूज कर सकते हैं, दे कैन चूज द पॉसिबल लर्निंग एक्टिविटीज़ और मेजरिंग डिवाइसेस। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट जो है वो भी दोनों मिलकर के भी करिकुलम प्लानिंग में हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि सम टीचर्स इवन लीव द एंटायर प्रोसेस टू द लर्नर्स। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पूरा एंटायर प्रोसेस जो है वो लर्नर के ऊपर छोड़ देते हैं। दे मे आस्क लर्नर्स टू डिसाइड अपॉन द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, दैट इज द टाइटल और थीम ऑफ स्टडी, एंड देन टीचर्स मे हेल्प टू प्लान द रेस्ट, दैट इज कंटेंट, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यही चीज़ कही गई है कि जो लर्नर्स को कहा जाता है कि सेंटर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि वो टाइटल है या थीम ऑफ स्टडी है उनको देखे, उनके बारे में डिसीजन ले, और टीचर जो है बाकी का जो रेस्ट ऑफ द प्लान है वो टीचर खुद करे, मतलब जिसमें कंटेंट, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज ये सब आ जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या एडवांटेजेस है अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों प्लानिंग में शामिल होते हैं, तो उन सब का क्या फ़ायदा है। इट प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक लिविंग बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक डेमोक्रेटिक लिविंग तो है ही, जहाँ पर बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है कि वो भी प्लान कर सकते हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या पढ़ना है और क्या कंटेंट है, क्या उनको सीखना है, इन सब के बारे में विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। और कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं। इट सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जैसा लगता है कि मैडम हमसे भी पूछ रही है, हमें भी इन्वॉल्व कर रही है। इट एनहेंसेस टीचर स्टूडेंट रिलेशन बाय सजेशन दैट लर्निंग इज़ अ म्यूचुअल एडवेंचर। तो बिल्कुल अच्छी बात कही गई है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि क्योंकि लर्निंग के अंदर दोनों का योगदान है और लर्निंग इज़ ए म्यूचुअल एडवेंचर ऐसा माना गया है। इट ऑफर्स अ चांस फॉर टीचर्स टू नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू लर्नर्स। तो बिल्कुल टीचर को भी ये पता चलता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, किस तरफ उनका इंटरेस्ट है, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ उनका मन है। तो टीचर भी बच्चों के बारे में जान सकती है। इट एनहेंसेस सोशल कॉम्पिटेंस बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट। तो सोशल कॉम्पिटेंस भी इससे बढ़ती है। सोशल जो टीम स्पिरिट या कह सकते हो टीम वर्क की जो भावना है, वो भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ती है। बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट, इट ऑफर्स लर्नर्स टू चांस टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट। लर्नर्स को भी मौका मिलता है कि वो अपनी लर्निंग में अपने विचारों को रख सके, अपने इंटरेस्ट को बता सके, अपने टीचर के सामने जाहिर कर सके। हाउएवर इट इज़ नोट वर्दी दैट teacher student planning is not merely a technique. Instead it bases the idea of curriculum planning on the concept of democratic participation. तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो है ही, जहाँ पर सिर्फ एक टीचर का ही रोल नहीं है, जहाँ पर एक स्टूडेंट का भी बहुत ही एक्टिव रोल है। करिकुलम प्लानिंग में भी क्या वो पढ़ना चाहते हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, उसके अंदर भी टीचर जो है बराबर का उनको भी योगदान या फिर उनको भी शामिल करे। तो इस वीडियो को करती हूँ, इस पार्ट को करती हूँ यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन है तो बिल्कुल दे सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी कमी रही उसको आगे सुधार कर सकूँ। आपने वीडियो देखे उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हो बीएड के तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।